शुरू से ही मसल कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे, दोबारा से रिवाइज भी करेंगे शुरू से, जहाँ से थोड़ी सी स्ट्रक्चर जो पढ़ी, जो हमने पॉइंट्स पढ़ी है मसल की, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर, उसके फर्दर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और आखिर में मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी हम कल दोबारा से रिवाइज भी करेंगे। आज जैसे एक नया टॉपिक है उसमें हम चल रहे हैं, एसटीबी का टॉपिक है, जैसे कंट्रोल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। 46 नंबर पेज पे जैसे मौजूद है, अपने एसटीबी बुक को जरा देखें, उसमें 3 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यू नो वेरी वेल कि स्केलेटल मसल्स है, उनका वॉलंटरी कंट्रोल है। वॉलंटरी की मीनिंग है दे कॉन्ट्रैक्ट ऑन द विल और विश ऑफ अ पर्सन। इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे कि वॉलंटरी इन नेचर है। नर्व इम्पल्स या सिग्नल जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जब रिलीज होंगे और फाइनली स्केलेटल मसल तक पहुंचेंगे, यानी कमांड या ऑर्डर जो है ब्रेन से आएंगे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले जो है नर्व इम्पल्स का होना जरूरी है। नर्व इम्पल्स कैसे, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इससे नर्व्स जो निकलती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो फाइनली जैसे एक केमिकल होता है जिसका नेम होता है एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे आप सबको पता है कि आपने जैसे नर्व इम्पल्स की मैकेनिज्म थोड़ी सी पढ़ी है, तो शुरू में ये मैसेज सारा इलेक्ट्रो होता है और फाइनली ये मैसेज केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो वेरियस टाइप के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। एट द एंड ऑफ सिनेप्टिक नॉब उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं और वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। आपने मोटर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जिस न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है उसका नेम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेनी टाइम टेस्ट में भी आ चुका है कि एसिटाइल कोलिन इज नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे, इलेक्ट्रो जो पहले मैसेज होता है और फाइनली जो ये मैसेज केमिकल में कन्वर्ट होता है। तो केमिकल कौन सा होगा, एसिटाइल कोलिन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड या ऑर्डर देगा। ये जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है, ये जो जैसे हम यहाँ पे ब्रेन स्पाइनल कार्ड से जो सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर होता है, पहले इलेक्ट्रो और देन केमिकल। तो केमिकल कौन सा, उस केमिकल का नेम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ठीक है। होपफुली हमारे एसटीबी बुक के अंदर एसिटाइल कोलिन की फीचर भी मौजूद है, आप नोट करेंगे। और एसटीबी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई नर्व डैमेज है तो यानी हम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं हो सकती, क्योंकि कमांड या ऑर्डर जो है नर्व्स, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के जरिए आएंगे, उसी के जरिए जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी। फाइनली एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, मस्कुलर रेफर्स टू मसल, यानी न्यूरॉन में फाइनली एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और मसल सेल तक आएगा। मसल सेल तक कैसे, जैसे आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन होती है डीप इनसाइड, इन्वेजिनेशन होती है जिन्हें हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल तक ये जो है जैसे आगे फाइनल जो मैसेजेस जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल हर एक जैसे मसल फाइबर के अंदर जो फाइब्रिल्स हैं उनके उन तक जाएगा। देन कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, और देन जो यकीनन फिर आगे मैकेनिज्म है। तो हम ये बात डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले नर्व इम्पल्स या सिग्नल होना चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके बगैर जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। जैसे एसटीबी बुक की थोड़ी सी इसमें आप 46 पेज पे आप यकीनन थोड़ा देखेंगे, तो इसमें मेन बड़ी चीज तो नहीं है, बट एसिटाइल कोलिन की एक मेन फीचर है जिसको आप यकीनन नोट करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की इसमें नंबर 1 जो पॉइंट है यकीनन आप देखें, नर्व इम्पल्स इज नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद नंबर 2 जो है एनर्जी, जिससे कि आपको पता है कि एनर्जी अगर होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। एनर्जी किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एनर्जी जैसे हमारे एसटीबी बुक की पॉइंट्स है, एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड थ्रू इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कौन से, एक है ग्लाइकोजन और दूसरे क्रिएटिन फॉस्फेट, इनके जरिए जो है एनर्जी आएगी। ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ग्लाइकोजन पॉलीमर है ग्लूकोज का, मसल सेल्स के अंदर
इनका स्टोरेज होता है। ग्लूकोज का पॉलीमर है, मसल सेल्स के अंदर इनका जब भी ग्लूकोज एक्सेस में होती है, इजाफी होती है, एक्स्ट्रा होती है, तो इट इज स्टोर्ड इन अनदर फॉर्म, अनदर कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, उसकी सूरत में स्टोर होती है। और दूसरा एक एटीपी का रिजर्व होता है जिसे हम कहेंगे क्रिएटिन फास्फेट कहते हैं। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड थ्रू इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, कौन से? ग्लाइकोजन एंड क्रिएटिन फास्फेट। सीरीज और सीक्वेंस क्या है एनर्जी की? जैसे एनर्जी फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड इन द मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ट्रांसफर्ड इनटू क्रिएटिन फास्फेट एंड देन फाइनली टू एटीपी, और उसके बाद देन एटीपी। किस तरह से? कि जब भी मसल्स रेस्ट में होती है, तो मसल रेस्ट में होती है तो एटीपी जो मॉलिक्यूल होता है, एटीपी वो क्रिएटिन के साथ मिलके क्रिएटिन फास्फेट बनाता है, क्रिएटिन फास्फेट बनाता है। क्रिएटिन फास्फेट फिर क्या काम करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान? जब भी एक्टिव मसल और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उस वक्त क्या होगा कि यही क्रिएटिन फास्फेट जो हाई एनर्जी एक रिजर्व ऑफ द फास्फेट ग्रुप होता है, क्रिएटिन फास्फेट एक्ट एज अ मसल रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट, हाई एनर्जी फास्फेट। यानी जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके लिए यकीनन एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं, और एटीपी की डिमांड जब ज्यादा होती है तो फिर एक ये रिजर्व है, स्टोर है, किसका? फास्फेट्स का, जिसे कहेंगे क्रिएटिन फास्फेट। तो देन क्रिएटिन फास्फेट एक एंजाइम के जरिए ब्रेक होता है, किसमें? क्रिएटिन में प्लस में फास्फेट्स में। इसी वजह से हम कहते हैं क्रिएटिन इज रिजर्व ऑफ द फास्फेट। फास्फेट देन कहा जाएगा? फास्फेट यकीनन एडीपी प्लस पी, फास्फेट उसके रिजल्ट में एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा, और एटीपी एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन उसको ये प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से? जब भी मसल रेस्ट में होती है तो उस वक्त ये होता है कि एटीपी और क्रिएटिन मिलके एटीपी क्रिएटिन फास्फेट और सीपी बनाएंगे। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी उस दौरान क्या होगा कि ये सीपी जो है ब्रेक हो जाता है, किसमें? अगेन क्रिएटिन में और फास्फेट में, और ये फास्फेट आगे कहाँ जाएगा? फास्फेट एडीपी प्लस पी मिलके फास्फेट एटीपी बनेगा, और एटीपी इज नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, क्रिएटिन फास्फेट एक्ट एज ए मसल रिजर्व ऑफ हाई एनर्जी फास्फेट। हाई एनर्जी फास्फेट जो ग्रुप है उनका ये रिजर्व होता है। फिर क्या करेगा? कंटिन्यूअली रिप्लेनिशिंग द एटीपीज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी। जब भी मस्कुलर एक्टिविटी या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो यकीनन उस वक्त एटीपी की जरूरत होती है, तो एटीपी ब्रेक होता है, किसमें? एडीपी प्लस पी में। आपको पता है एटीपी का ये साइकिल है। आज भी हम एटीपी की इंपॉर्टेंस को डिस्कस भी करेंगे, क्रॉस ब्रिजेस के साइकिल को भी डिस्कस करेंगे, उसमें रोल ऑफ एटीपी देखेंगे, कहाँ एटीपी जैसे इसका इस्तेमाल होता है, कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। बट यहाँ सिंपली ये है कि कंटिन्यूअली रिप्लेनिशिंग द एटीपीज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटी। रिप्लेनिश इंग्लिश का वर्ड है, मेडिकल बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। रिप्लेनिश की मीनिंग होती है कि अगर जो चीज खत्म हो जाती है वही चीज उसको वापस सेम प्रोवाइड करें, उससे हम कहेंगे रिप्लेनिश। जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे रीफिल। जैसे एडीपी प्लस पी इज एटीपी, एटीपी ब्रेक होगा तो एडीपी प्लस पी बन जाता है। तो एटीपी कैसे बनेगा? एडीपी प्लस पी इज एटीपी। तो ये पी जो फास्फेट है, फास्फेट ये किसको मिलेगा? एडीपी प्लस एडीपी प्लस पी, तो ये दोबारा से वापस एटीपी बनेगा। तो यही पॉइंट बताई गई है इसमें कि कंटिन्यूअली रिप्लेनिशिंग द एटीपीज, यानी एटीपीज दोबारा इस तरह से रीफिल या रीफॉर्म दोबारा बनते जाएंगे। जैसे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मस्कुलर एक्टिविटी होगी, एटीपी की जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा ये एटीपी उसको कौन प्रोवाइड करेगा? ये क्रिएटिन फास्फेट करेगा। मैकेनिज्म क्या होती है? जब मसल्स रेस्ट में होती है तो एटीपी प्लस क्रिएटिन तो ये इसके रिजल्ट में क्रिएटिन फास्फेट बनता है। जब भी मस्कुलर एक्टिविटी होती है तो क्रिएटिन फास्फेट ब्रेक्स इनटू क्रिएटिन प्लस पी, और ये पी फास्फेट का रिजर्व, जैसे इसी वजह से क्रिएटिन फास्फेट को फास्फेट का रिजर्व कहते हैं। फिर एडीपी प्लस पी वापस मिलके एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है, और एटीपी देन क्या करेगा? मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होगा। तो ये एसटीबी पेज नंबर 46 की जो पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे आप देखेंगे, नंबर 1 इज द नर्व इम्पल्स इज नेसेसरी, और उसमें नर्व इम्पल्स के हवाले से आपको की टर्म कौन सा याद करना है? एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। एसिटाइल कोलिन इज a neurotransmitter. NT means neurotransmitter for required for muscle contraction.
मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जरूरी होता है, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम होता है एसिटाइलकोलिन। चैप्टर 3 एसटीबी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर वेरी क्लियर है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर, वेरियस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका हमारी बॉडी पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एक केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो बहरहाल एक दूसरा नंबर पॉइंट 2 पॉइंट था, वो था एनर्जी, और एनर्जी किस तरह से उसका एक सीरीज और सीक्वेंस से आपको नोट करनी है। तो एसटीबी बुक के अंदर जैसे सीरीज है कि एनर्जी फ्रॉम फूड कम्स इन द मसल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and then transferred to creatine phosphate and then finally to ATP। क्रिएटिन फॉस्फेट से एटीपी किस तरह से बनता है वो हमने नोट किया। अब जैसे हम देखेंगे कि एटीपी किस तरह से बनता है, एटीपी किस तरह से बनता है हमारी बॉडी के हवाले से अगर हम देखें एटीपी की बनने का अमल क्या होता है। एटीपी जैसे यू नो वेरी वेल, एक तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट वाली पॉइंट हमने नोट की कि जैसे क्रिएटिन फॉस्फेट है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एडीपी प्लस पी उसको मिलता रहेगा और एटीपी बनता रहेगा, ठीक है। ये तो अलग एक मैकेनिज्म हो। दूसरी मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन। यू नो वेरी वेल, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है, उसके रिजल्ट में 32 एटीपी बनते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है जैसे बायो एनर्जेटिक्स में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 11 के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें जिसके रिजल्ट में 32 एटीपी नेट एटीपी हमें मिलते हैं। बट जैसे आपको पता है कि एक और मैकेनिज्म, जैसे कभी कभार स्केलेटल मसल्स को जब बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, मसल हैवी एक्सरसाइज हो रही होती है, तो उस वक्त मसल्स कैन रेस्पायर एनएरोबिकली, उस वक्त मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, जिसे फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन किस तरह से होती है, जैसे मसल ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके रिजल्ट में पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड के बाद जैसे यू नो वेरी वेल, अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यहाँ पे 3 पाथवेज होते हैं। एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, और इसी तरह से एसिटाइल को एंजाइम यही बनता है इसी पायरुविक एसिड से, जो क्रैब्स साइकिल में एंटर होता है, और उसके रिजल्ट में जो 32 एटीपी ये बनते हैं, ये आपको पता है। बट हम जो बात कर रहे हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड भी बनेंगे एज वेल एज जैसे 2 एटीपी बनेंगे, थोड़ी सी एनर्जी बनती है 2 एटीपी। इसमें नेट एटीपी जो है 2 एटीपी होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में 32 एटीपी बनते हैं। तो जब भी लैक्टिक एसिड, बट इसका इफेक्ट ये होता है कि लैक्टिक एसिड जब ब्लड में होगा, लैक्टिक एसिड जब ब्लड में होगा तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट ये होगी कि एक टायरिंग कंडीशन मसल्स में डेवलप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं मसल फटीग। मसल फटीग को अगर सिंपल वर्ड्स में हम डिफाइन करें कि अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन या स्टोरेज हो जाए। अक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड की क्यों होती है, वाई, बिकॉज ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो यकीनन उस वक्त जो है क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल इज कॉल्ड मसल फटीग। टायर्ड मसल, ऐसी मसल को हम टायर्ड मसल भी कहते हैं, यानी जो मसल थक गई है, टायर हो चुकी है, फर्दर उसमें कॉन्ट्रेक्शन की एबिलिटी नहीं है, क्योंकि एटीपी की डिमांड ज्यादा है, इतने ज्यादा एटीपी नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी मसल को हम कहेंगे टायर्ड मसल। उसके बाद एसटीबी की पॉइंट है, एसटीबी से आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि एसटीबी के अंदर वेरी क्लियर है कि हम जो है डीप ब्रीथ लेते हैं, बड़े बड़े सांस लेते हैं, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतना जरूरी होता है। क्यों, नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड को रिमूव करना होता है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ, उससे हम कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ। देन लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होगा जैसे हमारे एसटीपी के अंदर लिखा हुआ है CO2 प्लस H2O, या लैक्टिक एसिड में बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। पेज नंबर 47 पे मसल फटीग एसटीबी के अंदर, एसटीबी के अंदर 47 पेज पे जैसे मसल फटीग की भी हेडिंग है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मसल फटीग के बाद जैसे इट मे बी कन्वर्टेड इनटू, जैसे लैक्टिक एसिड में बी ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट करेंगे कि लैक्टिक एसिड देन फाइनली कहाँ जाएगा,
लैक्टिक एसिड का पाथवे ये है, लैक्टिक एसिड इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड किसमें, ये जो है वाटर या वाटर एंड CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकता है। ये अमाउंट जो ऑक्सीजन का जरूरी था, नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, इस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डेप्थ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डेप्थ। और ये लैक्टिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, आइदर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस CO2 और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, या ये ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस टीवी के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं, आप यकीनन देखेंगे फर्स्ट पैरा के अंदर ही मौजूद है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ब्रेक किस में होता है, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सीजन डेप्थ कहेंगे। तो ये जो जिस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा ATP बनते हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हमारी स्केलेटल मसल्स में ये एबिलिटी होती है कि मसल्स कैन रेस्पायर एनएरोबिकली। एनएरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन हो सकती है जिसकी एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होती है। लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में जमा हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे मसल फटीग और टायर्ड मसल। और देन टायरिंग कंडीशन रिमूव करने के लिए, लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए, जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, जरूरी होता है ऑक्सीजन का अमाउंट, और उस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। देन लैक्टिक एसिड कहाँ जाता है, लैक्टिक एसिड CO2 प्लस H2O और इट मे बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। होपफुली ये 2 पॉइंट्स आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है STB के हवाले से, इनको आप नोट करेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं NTB की तरफ आते हैं। NTB में 51 पेज पे आएंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, उसको जरा डिस्कस करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को तो मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल NTB में पेज नंबर 51 पे मौजूद है। जैसे हमने इसके बारे में इससे पहले भी डिस्कस किया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, उसके अकॉर्डिंगली थिन मायोफिलामेंट स्लाइड पास द थिक वन सो दैट दे ओवरलैप टू अ ग्रेटर डिग्री। थिन और थिक फिलामेंट्स की स्लाइडिंग होती है, ओवरलैप होती है। ओवरलैपिंग किस पे होगी, ओवरलैपिंग आपको पता है कि जैसे सार्कोमियर की जो लेंथ होती है ओवरऑल वो शार्टन होती है, कम होती है। एक जैसे शार्टन होनी, कम होनी की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है। जस्ट सार्कोमियर की लेंथ कम होती है, किसी भी थिन और थिक फिलामेंट की जैसे लेंथ में कोई कमी नहीं होती है। और ये सार्कोमियर शार्टन होता है तो ये स्लाइडिंग होगी थिन और थिक फिलामेंट की किस तरफ होगी, टुवर्ड्स Z लाइन और टुवर्ड्स M लाइन जो बिल्कुल मिडिल में लाइन होती है। इस वजह से मसल की जो है शार्टनिंग होती है जिसे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्स मसल फाइबर द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट ओवरलैप ओनली एट द एंड्स ऑफ A बैंड। जैसे हमने सार्कोमियर में पढ़ा है कि थिन और थिक फिलामेंट की जो ओवरलैपिंग होती है थोड़े से रीजन में होती है A बैंड के, जैसे थोड़ा सा ही रीजन है जिसे डार्क बैंड कहते हैं। बाकी काफी सारा ऐसा रीजन होता है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, उस रीजन को हम H जोन कहते हैं, आपको पता है। तो जब भी जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो H जोन तकरीबन डिसअपियर हो जाएगा, और स्लाइडिंग जो ओवरलैपिंग होगी थिन और थिक फिलामेंट की वो ज्यादा होगी। वरना रिलैक्स्ड स्टेट में जैसे मसल्स के अंदर जैसे आप देखेंगे तो ओवरलैपिंग जस्ट एंड पे होती है। सार्कोमियर की हमने पढ़ा है सार्कोमियर की स्ट्रक्चर। बट व्हेन मसल फाइबर स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, the myosin heads are attached to the myosin binding sites on actin and thin filaments, and the sliding begins. Those links are called as cross bridges, which are formed and broken several times. और इन्हें हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, और ये टूटते भी रहते हैं। और हमने पढ़ा है कि इस हवाले से ये ऐसी स्ट्रक्चर हमने जैसे पढ़े कि जैसे ये जस्ट एंड्स होते हैं, इसमें जैसे ओवरलैपिंग है, बट जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आप देखें H जोन जो है, H जोन बहुत ही कम या डिसअपियर हो जाता है। और ये स्लाइडिंग किस तरफ होती है, टुवर्ड्स M लाइन की तरफ होती है, M डिस्क की तरफ। और इस तरह से सार्कोमियर के दरमियान जो डिस्टेंस है कम हो जाता है, इससे हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एज दिस इवेंट अकर
simultaneously in sarcomere throughout the cell. The muscle cell shorten, the eye band shorten, eye band shorten, the distance between the Z disc is reduced and H zone disappear. ये जब भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसके इवेंट्स हैं, तो आप यकीनन जैसे नोट करें। अब देखें ना आई बैंड, यहाँ भी आपने पढ़ा है जहाँ पे ओनली एंड ओनली थिन फिलामेंट्स होती हैं, ये आई बैंड देखें ज्यादा है, बट यहाँ पे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है तो देखें आई बैंड शार्टन हो गया। तो जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके अंदर एक इवेंट ये है कि लाइक आई बैंड की शार्टनिंग होगी, इसी के अंदर आई बैंड। द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क इज रिड्यूस्ड, जेड लाइन के दरमियान जो दो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, जैसे ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो आप देखें इनके दरमियान, जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस भी कम हो गया, एंड एच जोन डिसअपियर्स। एच जोन कौन सा होता है, जैसे आपको पता है कि इस जोन को जिसमें ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट्स होती है, इससे हम एच जोन कहते हैं। जो एच जोन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये डिसअपियर हो जाता है। तो ये एक जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसके अंदर ये 3 इवेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आई बैंड जो है वो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, जेड लाइन वो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, एच जोन भी डिसअपियर हो जाएगा, और एंड कंटेजियस आर नियर बाय ए बैंड्स मूव क्लोज टुगेदर। और ए बैंड जो है जैसे एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं, बट डू नॉट चेंज इन लेंथ, किसी की लेंथ के अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि ये जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस, इसका नेम सार्कोमियर है, तो ये एक सार्कोमियर के अंदर चेंज होती है। इसी तरह से सारे मायोफाइब्रिल के अंदर यही सेम चेंज होगी, रिपीटेड यूनिट्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे सार्कोमियर, उनके अंदर यही चेंज होगी। तो सारे मायोफाइब्रिल में चेंज होगी, मसल फाइबर में तो ओवरऑल जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी उसकी जो सार्कोमियर की लेंथ शार्टनिंग हो जाती है। बट किसी में भी किसी फिलामेंट अंदर उसकी लेंथ में, साइज में कोई चेंज नहीं होती, जस्ट ओवरलैपिंग होती है। तो ये इवेंट्स हैं, आपको याद रखने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसमें बनते हैं कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो कौन कौन सी, जैसे आप चेंजेस देख रहे हैं, तो ये पॉइंट्स, की पॉइंट्स होती हैं कि जब भी एक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो उसके अंदर ये इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये इवेंट्स होते हैं। अब हम आते हैं जो आज का जो अभी जो मेन टॉपिक है कि किस तरह से ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होती है। हम एनटीबी को ही देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी सीरीज है इवेंट्स की, तो आप यकीनन नोट करेंगे कि सबसे पहले नर्व इम्पल्स किस जगह पे अराइज हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिससे मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन होगा मैसेज लाएगा, यकीनन मोटर न्यूरॉन जो भी होगा मैसेज लाएगा, कहाँ तक लाएगा, यकीनन जो मसल फाइबर्स होंगे, फाइनली जो मसल फाइबर है, ये मसल फाइबर है, तो मसल तक ये जो मैसेज या कमांड आएगा, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इससे हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, मस्कुलर रेफर्स टू मसल, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहले कौन सी नर्व इम्पल्स अराइव हो, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। उसके बाद दूसरा इवेंट क्या होगा, नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू सार्कोलेमा टू टी ट्यूब्यूल। जैसे आपने पढ़ा है कि टी ट्यूब्यूल क्या होते हैं, सार्कोलेमा की इन्वेजिनेशन होती है, ट्यूब की तरह होती है, जिससे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कहते हैं, उनके जरिए इम्पल्स जो आगे हर एक मायोफाइब्रिल तक जाता है। तो पहली पहली पॉइंट में कि नर्व इम्पल्स रिलीज हो, उसके बाद जैसे क्या होगा कि यही नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू सार्कोलेमा टू टी ट्यूब्यूल्स, देन टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू नो वेरी वेल, जैसे मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं, और जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं। और कैल्शियम आयन्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, आपने जैसे पढ़ा है, कैल्शियम जो आयन्स होते हैं दे ओपन द बाइंडिंग साइट, वरना अदरवाइज आपने पढ़ा है कि एक्टिन और मायोसिन जो है आपस में हुकअप नहीं होती है, नहीं लिंक होती है, जुड़ी हुई नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होती है। तभी होंगी कनेक्ट जब मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कमांड या ऑर्डर आएंगे, अदरवाइज ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो कैल्शियम आयंस का क्या रोल होगा, दे एक्सपोज और ओपन द बाइंडिंग साइट, किसके दरमियान, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान। सीरीज में आपने क्या देखा, सबसे पहले
नर्व इम्पल्स रिलीज हुआ, उसके बाद यही नर्व इम्पल्स टी ट्यूब्यूल के जरिए कहाँ तक गया, टी ट्यूब्यूल के जरिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। तो कैल्शियम गेट्स ऑफ सार्कोप्लाज्म ओपन रिलीजिंग कैल्शियम आयंस इनटू साइटोसोल, and when muscle is at the rest, tropomyosin is disposed in a such a way that it covers the sites on actin chain। जैसे ये देखें स्ट्रक्चर इज फंक्शन इज रिलेटेड टू द फंक्शन, हमने जैसे पहले कई बार ऐसी बातें पॉइंट्स हम नोट करते हैं। तो आपने देखा कि एक्टिन जो होती है, जैसे हम थिन फिलामेंट है जिसके अंदर मेजर प्रोटीन एक्टिन होता है, मेजर प्रोटीन एक्टिन होता है, बट उसके अंदर आपने देखा 3 टाइप्स के और भी प्रोटीन है, जैसे जैसे ट्वाइन होते हैं वो तो मेजर प्रोटीन एक्टिन है, उसके बाहर ट्रोपोमायोसिन है, और देन जो ट्रोपोनिन होता है, वेरियस इंटरवल पे ट्रोपोनिन होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि लाइक जो ट्रोपोमायोसिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर के तौर पे, यानी एक्टिन और मायोसिन को आपस में जुड़ना या लिंक होना उसको रोकता है। कौन? ट्रोपोमायोसिन। फिर कैल्शियम आयंस आएंगे तो वो क्या करेंगे? कैल्शियम आयंस जब रिलीज होंगे दे बाइंड टू ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में भी किस जगह पे? ट्रोपोनिन आपको पता है कि 3 टाइप्स के उसमें प्रोटीन थे, जैसे अंदर जो यूनिट्स थे उसमें एक ट्रोपोनिन आई था, ट्रोपोनिन सी था जैसे आपको पता है, और ट्रोपोनिन जैसे पी था, तो ट्रोपोनिन सी होता है उसके साथ कैल्शियम आयंस जो है, सी फॉर कैल्शियम, उसके साथ ये आयन कैल्शियम आयंस बाइंड करें। व्हेन कैल्शियम आयन बाइंड विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन कौन सा? ट्रोपोनिन सी molecules, they cause them to move slightly. This effect has an effect of displacing the tropomyosin and exposing binding site for myosin head। हमने प्रीवियसली कई ऐसी इलस्ट्रेशन देखी हैं और दोबारा से भी देखते हैं कि लाइक जब भी जैसे कैल्शियम आयंस बाइंड होंगे ट्रोपोनिन के साथ तो एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, उसके साथ मायोसिन हेड बाइंड होगा। वंस द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, एटीपी हाइड्रोलाइज, उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। जैसे आप देखें एटीपी हाइड्रोलाइज होगा किसमें? एडीपी प्लस पी में। एडीपी प्लस पी में एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। ये हाइड्रोलाइज किस जगह पे होता है? मायोसिन की हेड पे होता है। जैसे आपने पढ़ा है मायोसिन हेड जो होते हैं उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी होती है एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। जैसे एटीपी इसके साथ बाइंड होता है तो यही मायोसिन हेड जो उसको ब्रेक कर देता है एडीपी प्लस पी में, तो ये मायोसिन हेड एनर्जाइज हो गया। अब ये क्या हुआ? एनर्जाइज हो गया, या जिसे हम कहते हैं कॉक्ड पोजीशन, जैसे गन के अंदर कॉक्ड पोजीशन होती है, देन ट्रिगर जैसे हम दबाते हैं तो बुलेट फायर होती है। तो इसी तरह से जैसे वंस द मायोसिन हेड बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड एंड क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन डाउन। फॉर्मेशन एंड ब्रोकन डाउन क्रॉस ब्रिजेस अकर अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ी सी जैसे देखें कि मायोसिन की साइट क्या होती है, मायोसिन की जो स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंदर 2 साइट कौन सी है, जो हमने प्रीवियस हेडिंग्स में पढ़ी है। प्रीवियस हेडिंग मायोसिन की साइट्स हमें देखना जरूरी है कि बिकॉज मायोसिन के जरिए जैसे आपको पता है मायोसिन हेड जो एक्टिन के साथ बाइंड होता है, मायोसिन हेड ही एक्टिन के साथ बाइंड होता है। तो ये तो थिन फिलामेंट थी जिसके अंदर आपने देखा कि मेजर प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, और उसके बाहर ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का नेम है ट्रोपोमायोसिन है, और ये जो प्रोटीन है इसका नेम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के भी आगे जैसे आपने 3 किस्म देखे, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी तो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड है, और ट्रोपोनिन आई जो है, ट्रोपोनिन आई एक्टिन के साथ बाइंड होता है, और ये ट्रोपोनिन सी होता है इसके साथ कैल्शियम आयन जो है बाइंड करते हैं। जब भी कैल्शियम आयन बाइंड करेंगे, जैसे यहाँ देखें कैल्शियम आयंस बाइंड करेंगे, ये ट्रोपोमायोसिन तो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, ये एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, यानी एक्टिन और मायोसिन को आपस में जुड़ने नहीं दे रहा है। तो कैल्शियम आयंस जब रिलीज होंगे तो कैल्शियम आयन किसके साथ बाइंड करेंगे? कैल्शियम आयन दे बाइंड टू ट्रोपोनिन सी। जैसे ट्रोपोनिन सी के साथ ये कैल्शियम आयंस बाइंड हुए हैं तो आप देखें तो ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है एक्सपोज हो गई है। जैसे ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ये जितने भी ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रही हैं,
ये सारे जैसे मायोसिन हेड के साथ उसकी बाइंडिंग के लिए साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। वरना क्या था, वरना जैसे आपने देखा कि ये जो लाइन जो आपको नजर आ रही है ना, देखें ये जितने भी ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रही है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, किसकी, एक्टिन की। तो इसके ऊपर जो है ये एक प्रोटीन मौजूद है, ये बाइंडिंग साइट को जो है छुपा दिया है इसने, हिडन कर दिया है, ताकि इसके साथ मायोसिन हेड जो है बाइंड ना हो। बट जैसे कैल्शियम आयन जो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होते हैं, तो देखें ये जो साइट एक्सपोज हो गई, अब क्या होगा, अब इसके साथ जो मायोसिन मायोसिन का हेड जो है बाइंड हो सकता है। अब इसके साथ मायोसिन का जैसे हेड बाइंड होगा, तो देन जो है स्लाइडिंग मैकेनिज्म होगी, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी आपकी जैसे फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर आप देख लेना कल, जैसे क्रॉस ब्रिजेस का साइकिल है उसको भी देखेंगे हम। तो सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।